हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि हमारा जो नया बैच है एंड्रॉयड का 12 जून से स्टार्ट है। अगर आपको भी बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग लेनी है, चाहे आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, चाहे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास है एक Realme का GT Neo 3T मॉडल और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, डेड फ़ोन है। और मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन जब मेरे पास आया था तो मेरे से पहले भी एक्चुअली मैं किसी ने रिपेयर कर चुके हैं इस फ़ोन को। इसका CPU भी रिवॉल्व है, रैम भी रिवॉल्व है। और ये फ़ोन जब कस्टमर ने दिया था तो ये बोल के दिया था कि वो गेम खेल रहा था, फ़ोन बंद हो गया था। इस सिचुएशन में फ़ोन आया था। मेरे पास जब फ़ोन आया तो इसका CPU वीपीयू सब काम किया हुआ है। तो आज इस फ़ोन में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस टाइप का अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको किस तरीके से डायग्नोसिस करना है। इसमें मैं बता दूं कि इसमें लगभग 4 पावर आईसी है। तो इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज इंक्रीज़ होगी जब एक से ज़्यादा पावर आईसी होती है तो उसको किस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं। चलिए मैं इस फ़ोन को स्मार्ट चार्जर में कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना एम्पीयर कंजप्शन है, फिर उसी हिसाब से हम फ़ोन को डायग्नोसिस करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको आई चार्जर में देखिए कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने कनेक्ट किया तो इसका सबसे पहली एबनॉर्मलिटी ये है कि ये डायरेक्ट 2 एम्पियर का करंट कंजप्शन होता है। एक नॉर्मल कोई भी फ़ोन आप देखते हो, जैसे ही स्मार्ट चार्जर पे लगाते हो ना, तो वो 0.6 से स्टार्टअप लेता है और फिर 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर। आप देख सकते हो ये फ़ोन डेड है और डायरेक्ट 2 एम्पियर का करंट कंजप्शन ले रहा है। डीसी मशीन से ये सेट ऑन नहीं होते हैं और ट्रिगर करने पे भी उतना आइडिया नहीं मिल पाता है कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। हाँ, डीसी मशीन से हम इसमें ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। जो ऑलरेडी मैंने चेक किया है, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशंस दिखाता हूँ कि बोर्ड के अंदर क्या क्या चिपसेट है और कौन कौन सी आईसी और क्या काम हुआ है। फिर आप देखिएगा कि इसके अंदर हम क्या क्या कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्वालकॉम चिपसेट है और ये प्रोसेसर लगा है जो ऑलरेडी किसी ने ना रिवॉल्व किया है। तो ये जिस मार्केट से आया है वहाँ पे भी रिवॉल्व हुआ है सीपीयू, और जिसने मुझे दिया है उन्होंने भी एक बार सीपीयू रिवॉल्व किया हुआ है, तो सीपीयू ऑलरेडी रिवॉल्व है। और ये इसकी बेसमेंट चिप है और ये इसकी एपीटी आईसी है और यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग सर्किट है पूरा। और ये देखिए पावर आईसी है, इसका नंबर मैं थोड़ा बता दूं, PM-X55 है। ये जो हमारी नेटवर्क आईसी होती है ना, जो एसडीआर, और जो हमारी बेसबैंड आईसी होती है उनके लिए वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ये यहाँ पे क्रिस्टल लगा है, ये हमारी क्लॉक जनरेटर आईसी है। ठीक है। अगर मैं बैक साइड में जाता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी काम हुआ पड़ा है, देखिए फ्लक्स हर जगह लगा हुआ है। तो ये हमारी पहली पावर है, सेकंड पावर है सॉरी, PM8150A यानी एमुलेट है ये। तो ये पावर आईसी है। और इधर एक और पावर आईसी लगी है PM8250, ये मेन पावर है। ठीक है। ये 2 पावर आईसी यहाँ पे हो गई और एक पावर आईसी पीछे हो गई। यहाँ पे ये तीसरी पावर आईसी, और इसकी जो चौथी पावर आईसी होगी ना, वो सील्ड के अंदर होगी, उसके अंदर चार्जिंग सेक्शन होगा। वो बी सीरीज़ की कोई ना कोई आईसी होगी। तो अभी तो सील्ड यहाँ पे ऊपर ओपन है नहीं, ये तो पूरा सील्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं अपन। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सील्ड यहाँ पे पैक है। तो अभी सील्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो है यहीं पे बहुत ज़्यादा काम हुआ पड़ा है। तो अब देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बैटरी है उसको दिखाऊं मैं पहले। जब भी आप लोग रिपेयर करते हो तो आप लोग एक चीज़ देखते हो कि जो बैटरियाँ होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो बैटरी पे कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8.9 वोल्ट यानी 9 वोल्ट के आसपास की बैटरी है। ठीक है, सिंगल कनेक्टर है। ये देख सकते हैं आप, रियलमी की बैटरी 9 वोल्ट की। ठीक है। तो मेरे बस कहने का आपसे ये मतलब है कि इस फ़ोन के अंदर अगर आपको शॉर्ट सर्किट पता करना हो कि इसमें शॉर्टिंग है कि नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे डीसी से करंट दीजिए, यहाँ पे प्लस और माइनस पे 9 वोल्ट का करंट दीजिए। 9 वोल्ट दीजिए, 5 एम्पियर का करंट होना चाहिए। अगर ऑटो एम्पियर फ़ोन ले लेता है तो ठीक है, अगर ऑटो एम्पियर नहीं लेता है तो फिर शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी मैंने जब चेक किया था तो इसके अंदर मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने जब चेक किया था तो शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको मल्टीमीटर से चेक करके प्रॉपर दिखाता हूँ शॉर्ट सर्किट की क्योंकि एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेना चाहिए। ठीक है।
तो ये डायोड मोड पे मैंने कर लिया है। तो एक बार बैटरी कनेक्टर पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ से 2.7 है और दूसरे तरफ से अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो 0.450 के आसपास है। तो ये ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, आप देख सकते हैं। 250 प्लस होना चाहिए, तो 450 के आसपास है। तो यहाँ पे और एक बार BPH की भी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि चार्जिंग IC तो अंदर लगी है, तो BPH की शॉर्टिंग अपन यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये APT पे चेक कर सकते हैं या इधर भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इस APT पे चेक कर लेता हूँ। BPH की शॉर्टिंग 300 के आसपास आनी चाहिए। या तो इस कॉइल पे BPH आता है, एक इनपुट में होती है एक आउटपुट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि BPH भी शॉर्ट नहीं है। या इस पावर IC के आसपास भी BPH चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे BPH आती है। तो लगभग 255 के आसपास BPH है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके अंदर BPH के अंदर भी शॉर्ट सर्किट नहीं है और BBET पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। बाकी मैंने DC मशीन पे मैं लगा के देख चुका हूँ। इस फ़ोन के अंदर ऑटो एम्पेयर फ़ोन नहीं ले रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। और अभी भी सेट ऑन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट वैल्यूएशन क्या है कि भाई स्मार्ट चार्जर पे ये ले रहा है 2 एम्पेयर डायरेक्ट और DC पावर सप्लाई पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। DC से ऑन करके आप देख नहीं सकते कि बूटिंग पता चले। चलिए अब हमको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, जब आपके पास फ़ोन आए तो आपको सबसे पहले इसको लगाना है मदरबोर्ड में, फिट करिए ऐसे करके, ठीक है। और पत्तों को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, जो भी चार्जिंग वार्जिंग के जो भी इसमें OnePlus में और Realme में आपको पता ही बहुत सारे पत्ते होते हैं, पता नहीं कौन से किस चीज़ के पत्ता है। तो मैं पूरे पत्ते को कनेक्ट कर दिया हूँ, देखो, ठीक है। ये जितने भी फ्लैक्स केबल्स थी सबको मैंने कनेक्ट कर दिया और बैटरी को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। बैटरी को अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे चार्जर। देखिए मैंने चार्जर कनेक्ट किया, ठीक है। और चार्जर लगाने के बाद हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कुछ वोल्टेजेस, ठीक है। जो मेन वोल्टेजेस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं कर लेता हूँ DC पे, आप देख सकते हैं। और एक बार हम कुछ वोल्टेजेस को फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर BPH जनरेट हो रही है कि नहीं। तो देखो BPH चेक करने के लिए आपको चार्जिंग IC पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आपको BPH चेक करना है तो इस पावर IC के आसपास चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे BPH बन जाएगा तो आप देख सकते हैं 4.4 वोल्ट का BPH यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो पहला तो ये कंफर्म हो गया कि BPH यहाँ पे बन रहा है। और इस IC के आसपास भी कैपेसिटर्स पे चेक कर लेते हैं कि BPH जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए BPH जनरेट होकर पावर IC में आ रहा है। तो पहला तो ये कंफर्म हो गया कि BPH जनरेट हो रहा है, तो BPH में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके वजह से BPH अगर जनरेट हो रहा है तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। एक बार हम ID और थर्मल की वोल्टेज को भी मॉनिटर करते हैं कि ID थर्मल में कोई यहाँ पे वोल्टेज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.1 एंड यहाँ पे तो नहीं है, इधर देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। चार्जिंग आउटपुट सप्लाई मिल रही है हमें, देखिए चार्जिंग आउटपुट सप्लाई भी यहाँ पे देखिए 8 वोल्ट, मतलब चार्जिंग आउटपुट मिल रही है हमें, ठीक है। 8 वोल्ट के आसपास का आउटपुट दिख रहा है हमें, मतलब चार्जिंग ऐसी रिस्पॉन्स कर रही है, तभी वहाँ पे 2 एम्पियर का करंट कंजप्शन हो रहा था। अब इसके बाद आप ऑन ऑफ पे भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन की वोल्टेज चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट बक पे अटैक करता हूँ कि बक बन रही है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो प्राइमरी पावर IC ये है, पहली पावर IC। तो सबसे पहले ये जो पहली पावर IC है इसकी हम चारों तरफ की बग चेक करेंगे, PM8250। तो देखते हैं एक बार बग बनती है कि नहीं इसकी। तो देखिए मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। तो यहाँ पे बग नहीं बनी, यहाँ पे देखते हैं ये भी बग ड्रॉप है, नहीं बनी। अच्छा BPH आ रही है ना यहाँ पे, देखो BPH तो आ रही है। फिर यहाँ पे चेक करते हैं एक बार बग बनी कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं बन रही। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे मतलब इस फ़ोन की देखिए आप बक ड्रॉप है, यहाँ पे बन रही, यहाँ पे भी नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं बक बनी, यहाँ पे भी नहीं बनी, यहाँ पे भी नहीं बनी, यहाँ पे भी नहीं बनी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बग जनरेट नहीं हो रही है डेफिनेटली। अब दूसरी जो एक और ये कॉइल बची यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं,
यहाँ पे भी नहीं बनी। अब ये जो दूसरी पावर है इसका एक बार ना हम BOB भी चेक करेंगे, क्योंकि कई बार BOB के शॉर्ट होने से भी बक नहीं बनती है। तो यहाँ पे इस कॉइल्स पे, ये तो APT वाली है, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं बनी। देखिए बक पूरी ड्रॉप है इस फ़ोन के अंदर, जितनी भी बक वोल्टेज हैं पूरी यहाँ पे ड्रॉप है, आप देख सकते हैं। बक कोई नहीं बन रही, ठीक है। तो जब कोई बक नहीं बनती है तो ज़्यादातर हमारे फ़ोन में पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम सबसे पहले बक का शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर बक लाइन में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो उस कंडीशन में बक जनरेट नहीं होगी, और बक जनरेट नहीं होगी तो उस समय भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो एक बार बक की सॉर्टिंग चेक करेंगे तो अपनी पहली पावर, दूसरी पावर और यहाँ पे ये तीसरी पावर है, तीनों की बक लाइन को चेक करेंगे कि बक में कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। देखिए ऐसे फ़ोनों को रिपेयर करने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सपोज़ कीजिए हमको फॉल्ट मिल भी गया और हमने रिपेयर किया, इसके बाद पता नहीं CPU ये लगा है सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, या किसी IC पे ओवरहीट हो गया है, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है। एक बार हम चेक करते हैं बग की सॉर्टिंग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार मल्टीमीटर लेता हूँ और इसको करता हूँ मैं डायोड वैल्यू पे, ठीक है। और एक बार बग की सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो बग की सॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं, देखिए हम जब बग की रीडिंग लेंगे तो किसी भी पिन पे किसी भी कॉइल पे 0 0 रीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो पहली कॉइल पे हमने रीडिंग लिया 265, दूसरी कॉइल की रीडिंग 0.375, शॉर्ट सर्किट नहीं है, ठीक है। और तीसरी कॉइल की रीडिंग देखो, ये 0.091 है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0.00 नहीं होनी चाहिए, आपको बस ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बग की हम रीडिंग ले रहे हैं। देखिए कोई भी कॉइल का अगर रीडिंग 0 0 आ गया तो फिर हम मानेंगे वो शॉर्ट है। ये जो लो रीडिंग वाली कॉइल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, या तो ये रैम की लाइन होती है, या तो फिर APC की लाइन होती है, या फिर क्लॉक वाली लाइन होती है, लो रीडिंग देती है, इसको शॉर्ट मत समझिएगा। अगर आप बीप मोड पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे बीप आने लगती है और बहुत सारे टेक्नीशियन से शॉर्ट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। 0 0 का इंतज़ार करना है हमें। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब इधर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे BOB वाली कॉइल पे चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इस पे ज़्यादा संदेह होता है इसके शॉर्ट होने के, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कॉइल पे ओपन रीडिंग क्यों आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक किया क्योंकि ये वाली लाइन इधर ही जा रही है शायद। उसके बाद यहाँ चेक कर लेते हैं, ये एक्चुअली में मल्टीमीटर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। रीडिंग और यहाँ पे रीडिंग, ठीक है। यहाँ रीडिंग, ठीक है। यहाँ रीडिंग, ठीक है। और इधर की रीडिंग देख लेते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जितनी भी मैं कॉइल की रीडिंग्स ले रहा हूँ, इसमें कहीं भी मुझे शॉर्ट सर्किट नहीं नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। और कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। और एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, जब 0 0 आएगा तभी हम मानेंगे कि सर्किट शॉर्ट हो सकता है। जब तक 0 0 नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और बाकी और भी मेथड है जिससे पता कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट एग्जैक्ट है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये भी ठीक है, ये लो रीडिंग है लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है, ध्यान रखिएगा। 0 0 का आना कंपलसरी है, ठीक है। सॉरी
तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें जितनी भी मैंने बग चेक किया इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक्चुअली में होता ये है कि ये जो सीपीयू है ना, ये जब बग ड्रॉप होती है और शॉर्ट सर्किट नहीं होता है तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट हम सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीपीयू को रिवॉल्व करने से कई बार बग बन जाती है और सेट ऑन हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी काम नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये होता है कि जब बग बनती है क्वालकॉम फ़ोन्स में, तो बग बन के जब सीपीयू पे जाती है तो उसका एक फीडबैक आता है, फिर बग बनती है, फिर फीडबैक आता है। तो कई बार सीपीयू के अंदर इनिशियली ड्रॉप डाउन केस में बॉल्स इनिशियली अटैच हो जाती है, जिससे कि प्रॉपर बग सर्किट काम करता नहीं है और बग ज़ीरो हो जाती है और सेट ऑन नहीं होता। तो ऑलरेडी देखो सीपीयू यहाँ पे रिवॉल्व है। अब सीपीयू रिवॉल्व होने के बाद भी बग नहीं बनी तो हम बग की सॉर्टिंग चेक करते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने बग की सॉर्टिंग चेक की, पूरी बग की सॉर्टिंग प्रॉपर आ रही है, ठीक है। मतलब कोई भी बग शॉर्ट सर्किट में नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बग शॉर्ट होती तो हम उसकी सॉर्टिंग निकालते, बग भी शॉर्ट नहीं है और उसके बावजूद हमारे फ़ोन में क्या बोलते हैं बग ड्रॉप है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, ठीक है। हमें नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि देखिए इसमें देखिए 4 पावर है, देखो यहाँ एक, ठीक है। ये तो क्लॉक जनरेटर आईसी है, 2, 3 और एक वाली आईसी लगी बी वाली, 4 आईसी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों आईसियाँ होती हैं ना, ये जो चारों आईसियाँ, ये SPMI डाटा SPMI क्लॉक से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल होता है, SPMI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये जो प्रोटोकॉल होता है चारों आईसीओ को कंट्रोल करता है। तो अगर सीपीयू से ये प्रोटोकॉल की लाइन अगर मिस हो जाती है या आपस में इनका कम्युनिकेशन भी मिस होता है तो उस कंडीशन में भी बकेट ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। एक ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब आपके सामने ये आता होगा कि इस आईसी का फॉल्ट है, कि इस आईसी का फॉल्ट है, कि इस आईसी का फॉल्ट है। ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है। तो मैं आपको बताऊं, कभी भी आप ना पहले तो इस आईसी पे काम मत करना। अगर इसमें शॉर्टिंग है तो ही इस आईसी पे काम करना, अगर शॉर्टिंग नहीं है तो इस आईसी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो PMX55 है ना, ये बेसबैंड आईसी जो नेटवर्क को RF सिग्नल को कंट्रोल करती है, और जो SDR होती है उनके लिए वोल्टेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। शायद ये कौन सी आईसी है, शायद ये SDR ही है। बेसबैंड इसकी कौन सी है, मैं देखूँ एक बार, ये कौन सी आईसी है। हाँ, ये बेसबैंड आईसी है, सॉरी। तो ये जो बेसबैंड आईसी है ना, इसको वोल्टेज देती है और नेटवर्क आईसी को वोल्टेज देती है। तो ये तभी ख़राब होगी जब इसकी बक वक शॉर्ट होगी, तभी ख़राब होगी। तो ये यहाँ पे इस पे काम मत करो। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे इन दोनों आईसीओ पे। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप एक काम करो, आप ना कोई भी एक पावर को उठा लो, ठीक है। तो जैसे मैं एक पावर को पहले निकालता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक पावर को यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये मैं एक पावर डॉट हम देख लेंगे, ठीक है, और एक पावर को उठा लेंगे, ठीक है। देखो काम तो पूरा हुआ ही पड़ा है। तो अब हम इस पर ट्राई करते हैं कि कहाँ कहाँ हम कुछ कर सकते हैं। ये एक स्टडी मटेरियल टाइप का है ये वीडियो, तो देखते हैं अपन। ये मैंने एक पावर उठा ली। देखिए पहले से इस पे काम हुआ पड़ा है। तो मैंने ये पावर क्यों उठाई है, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पावर मैंने उठा ली है और डॉट इस साइड है, हमको याद रखना है। और इस पावर को उठा के हमें बस ये करना है कि इसके अंदर एक पिन होती है SPMI डाटा और SPMI क्लॉक। बस उसकी रीडिंग लेनी है कि वो जो SPMI की पिन है वो प्रॉपर इनिशलाइज हो रही है कि नहीं, बस हमें ये चीज़ चेक करना है, ठीक है।
मतलब इसकी कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं, इस पर रीडिंग लेके पता चल सकता है। अगर किसी भी आईसी से उसकी कनेक्टिविटी ब्रेक हुई तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका बग ड्रॉप हो सकता है। तो एक बार देख लेंगे हम एक बार। तो हम देखते हैं कि Realme का मॉडल हम ओपन करते हैं और GT Neo 3T ओपन करते हैं और ये वाला मदरबोर्ड है हमारा, आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड है हमारा, ठीक है। और ये वाली हमने आईसी निकाली है PM8250। तो मैं क्या बोल रहा था ना कि इसका आपको बिटमैप ओपन करना है और यहाँ पे ये जो आईसी है इसमें एक पिन मिलेगी SPMI डाटा SPMI क्लॉक। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कहाँ लिखा है, देखिए SPMI डाटा SPMI क्लॉक। तो देखिए ये जो पिन होती है, पहले इसका मैं डिटेल बताता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये पिन का कनेक्शन जो है पहली पावर, दूसरी पावर, तीसरी पावर, CPU प्लस एक और ये जो आईसी है मुझे देखना पड़ेगा, और प्लस क्लॉक जनरेटर आईसी, चौथी पावर और बेसबैंड में भी होता है। तो मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कोई SPMI की लाइन ब्रेक तो नहीं है। तो आप कोई भी पावर उठा सकते हैं या कोई भी वो आईसी जिसमें SPMI फ्लो कर रही है और वहाँ पे रीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर रीडिंग मिसमैच आती है, मिसमैच का मतलब होता है कि मान लीजिए इस पिन की रीडिंग आ गई 500 और ऊपर वाली पिन जो इसकी पिन आ गई, इसकी रीडिंग आ गई 200, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई आईसी की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। तो मैंने बहुत सारे फ़ोनों में देखा है जब SPMI मिस होता है तो कई बार वोल्टेज बनती है, थोड़ी थोड़ी बहुत वोल्टेज बनती है, 0.1 0.2 ऐसे बनती है वोल्टेज बग पे। कुछ फ़ोनों में देखा है कि नहीं बनती है। तो एक मैं प्रोबेबली देख रहा हूँ क्योंकि इस फ़ोन पे बहुत सारा काम हुआ पड़ा है, तो जस्ट मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए इसके लिए एक बार हम बॉल को अच्छे से पहले काउंट भी कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली बॉल है 1 2 3 1 2 3 4 एंड इसके कॉर्नर पे है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4। तो अब हम ओपन करते हैं, ये हम ओपन करते हैं, देखिए 1 2 3 1 2 3 4। यहाँ पे रीडिंग देखिए, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ रीडिंग कितनी है, 277। और जस्ट क्रॉस में ये देखिए इसकी है 273। तो इसका मतलब है कि ठीक है, SPMI डाटा कोई ब्रेक नहीं है। अगर कोई लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पे रीडिंग चेंज हो जाती है। तो आप एक तो ये वाली लाइन को एक बार कंसीडर कर सकते हैं आईसी को उतार के कि कहीं कोई SPMI डाटा SPMI क्लॉक में कोई मिस तो नहीं है। तो ये तो हमने चेक कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आईसी को फिर से हम रिवॉल्व करके लगाएंगे क्योंकि ये लाइन ठीक है, तो इस लाइन पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं फटाफट एक बार आईसी को रिवॉल्व करके लगा देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है। अब जब तक बोर्ड कूल होता है, जब तक मैं दूसरा प्रोसेस बताता हूँ आपको। अब पावर आईसी इंस्टॉल करने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। तो जब बग ना बने तो CPU ऑलरेडी रिवॉल्व हो चुका है, बग में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, फिर भी बग नहीं बनी। तो इस कंडीशन में आपको थर्ड स्टेप ये लेना है कि देखिए पीछे साइड में यहाँ पे आप देखेंगे एक क्लॉक क्रिस्टल लगा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्लॉक क्रिस्टल है इसके पास एक क्लॉक जनरेटर आईसी भी लगी है। 5G क्वालकॉम में ये आईसी बहुत पॉपुलर आपको देखने को मिलेगी।
ये 76.8 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक क्रिस्टल है और ये क्लॉक जनरेटर आईसी है। ये क्लॉक क्रिस्टल क्लॉक जनरेटर के इस आईसी को देता है। ये आईसी अपने अंदर से क्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। एक क्लॉक बना के देती है सीपीयू को, एक क्लॉक बना के देती है एनएफसी कंट्रोलर को, एक क्लॉक बना के देती है आरएफआईसी को, एक क्लॉक बना के देती है डब्ल्यूलैन को। ऐसे क्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि मीडियाटेक के फ़ोनों में क्लॉक सर्किट में कोई अगर फॉल्ट आ जाए तो बग नहीं बनती है, और क्वालकम के सेटों में क्लॉक में दिक्कत आती है तो बग में फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन इस फ़ोन में बग बिल्कुल बन ही नहीं रहा है। तो एक बार फिर भी मैं इस क्रिस्टल को और क्लॉक जनरेटर आईसी को बदल के देखूंगा, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी ख़राब हुआ तो उस कंडीशन में भी क्लॉक जनरेट नहीं होगी, सॉरी बग नहीं बनेगी। अब यहाँ पे मैं डीएसओ से क्लॉक्स को चेक कर सकता था कि क्लॉक क्रिस्टल काम कर रहा है कि नहीं, या क्लॉक आईसी आउटपुट दे रही है कि नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पावर आईसी अनेबल नहीं है। क्योंकि देखो, अगर एक डेट फ़ोन भी है, अगर पावर आईसी बक बना रही है या एलडीओ सर्किट बना रही है ना, तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि क्लॉक क्रिस्टल ऑन होगा और क्लॉक जनरेट करके क्लॉक जनरेटर आईसी को देगा तो क्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अभी तो पावर ही आईसी बंद है, तो फिर क्लॉक कैसे काम करेगा? लेकिन इट में भी हो सकता है कि ये क्लॉक क्रिस्टल ख़राब हो, इससे बक ना बने, और बक ना बने तो फिर क्लॉक भी नहीं बनेगी और सेट ऑन नहीं होगा। तो एक बार इसको चेंज करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। तो ये मेरे पास एक A14 का बोर्ड है, ठीक है। क्यों? तो इसमें जो क्लॉक आई, देखो यहाँ पे क्लॉक क्रिस्टल लगा है, ठीक है, ये क्लॉक क्रिस्टल लगा है। तो ये 52 मेगाहर्ट्ज़ का है, और ये क्लॉक आईसी यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये अलग है। तो ये ना क्लॉक क्रिस्टल रिप्लेसमेंट होगा ना ये आईसी होगी, क्योंकि ये 5G फ़ोन में मिलेगा क्वालकॉम में ये आईसी और ये क्लॉक क्रिस्टल। रिसेंटली मुझे एक बोर्ड अभी मिला है, और ये जो बोर्ड है ये है सैमसंग का A736B। फ्रेश फ़ोन है, ऑन फ़ोन है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये फ्रेश फ़ोन है, तो इसमें मैं देखता हूँ एक बार सर्किट में जाके कि क्लॉक क्रिस्टल सेम लगा है क्या, क्योंकि क्वालकॉम है। तो A736B, तो मैं एक बार सर्किट में जाऊँगा और यहाँ पे ओपन करूँगा A736, और इसके हार्डवेयर में एक बार देखूंगा कि ये क्लॉक क्रिस्टल और ये क्लॉक आईसी लगी है कि नहीं। आप देख सकते हैं, एक बार ऑन करके देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड अभी ओपन नहीं है तो एक बार यहीं से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल और आईसी है, और क्लियर एक बार देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये क्लॉक, ये क्रिस्टल है 76.8 मेगाहर्ट्ज़ का, और यहाँ पे सेम क्लॉक जनरेटर आईसी लगी है। तो एक बार इस बोर्ड से मैं निकाल के लगा के देखता हूँ। देखिए यहाँ पे लगा है, यहाँ पे। तो यहाँ से इस पार्ट को हम काट के और क्रिस्टल को रिप्लेस करते हैं फटाफट, और फिर देखते हैं क्या कंडीशन है।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्लॉक जनरेटर आईसी इंस्टॉल कर लिया है और क्रिस्टल को भी। अब एक बार इसको सेट को ऑन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशंस होती है इसमें। तो ये मैंने लगा लिया है कनेक्टर। हालांकि हम क्लॉक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक बार ऑन करके देख लेते हैं फ़ोन को। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन ये ऑन हो चुका है। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये स्मार्ट चार्जर का जो एम्पीयर कंजप्शन होता है ना, उस हिसाब से चीज़ें डायग्नोसिस काफ़ी हद तक हो जाती हैं कि कितना एम्पीयर कंजप्शन ले रहा है, तो हमें कहाँ काम करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये बूट करता है कि नहीं। अभी रियलमी यूआई पे रुका हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बूट कर चुका है और हेलो स्क्रीन भी आ चुकी है। तो आपने देखा कि इस फ़ोन को पहले ऑलरेडी सॉफ्टवेयर किया हुआ था। एक्चुअल में कस्टमर का कंसर्न ये था कि ये जो फ़ोन है सबसे पहले चलते चलते बंद हुआ था, मतलब रनिंग में था, ऑफ हो गया था। इसके बाद ये फ़ोन कहीं रिपेयर होने गया था, तो वहाँ पे इसका सीपीयू हुआ, रैम हुई, उसके बाद इसकी पावर आईसी पे भी काम हुआ, फिर सॉफ्टवेयर भी हुआ पड़ा है पता नहीं। इसके बाद आखिरी में यहाँ पे आपने देखा कि इसकी क्लॉक जनरेटर आईसी में भी इशू था। तो इस तरीके से जब भी आप किसी फ़ोन को रिपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी तरीके से देखना पड़ता है। एक एक्सपीरियंस भी मायने रखता है कि कितना एम्पीयर कंजप्शन लेता है डीसी मशीन में या स्मार्ट चार्जर में, हमें कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, तब जाके हम किसी चीज़ का डायग्नोसिस करते हैं। क्योंकि जितनी भी ये बड़ी जैसे बड़े मॉडल्स हैं, इसमें 2-2 3-3 4-4 पावर आईसीज़ होती हैं, क्लॉक जनरेटर आईसीज़ होती हैं, सीपीयू होता है, यूएफएस होता है, रैम होती है, बक कन्वर्टर्स लगे होते हैं, फिर वीआईओ 1.8 2.8 काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अगर हम एक एक करके सब पे काम करने लग जाएंगे तो चीज़ें डिस्टर्ब होती चली जाती है, फिर उस फ़ोन को रिपेयर करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं, ये फ़ोन हमारे स्टूडेंट है सरफराज, उनका है, और उन्होंने भी अपना हाथ पूरा साफ़ कर लिया था इस पर, सीपीयू और रैम वैम सब करके देख लिया था। प्रोबेबली मुझे वैसे बताऊं तो आपको क्लॉक जनरेटर आईसी चेंज करने के बाद 50-50 चांस लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि फ़ोन ऑन हो गया। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इंक्रीज़ हुआ होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो नया बैच है वो 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको भी इस टाइप से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेनी है तो आप अपना हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।